हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, बाल विकास का गहन अध्ययन हमारे द्वारा आपको करवाई जा रही है। लगातार एपिसोड पे एपिसोड आपको देखने को मिल रहा है। एपिसोड नंबर ये 21 है। ध्यान देंगे, अभी तक आप लगभग 1 से लेकर 20 तक क्लास नहीं देखें तो देख लीजिएगा, नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि जो भी नोट्स यहाँ पे मैं थ्योरी करवा रहा हूँ वो आपको लोकल जो मार्केट में बुक मिलता है उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरा जो क्लासेस है वो आपको डेडिकेटेड है सहायक शिक्षक, शिक्षक और सीजीटेट, इन तीनों एग्जाम के लिए, वो भी 36 लेवल पे। ध्यान रखेंगे, 36 लेवल पे जैसा भी बाल विकास का पैटर्न बना हुआ है उसी पैटर्न में नए क्वेश्चनों के साथ, नए थ्योरी के साथ मैं आपको बाल विकास करवा रहा हूँ। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग ने व्यक्तिक भिन्नता के अंतर्गत देखा था, उसी का जो कुछ पोर्शन बचा हुआ था उसको अभी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डेली 9 PM में क्लास होती है, तो आप लोग देख लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन 30 मिनट पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं जो पिछले क्लास में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि अगला आगे क्लास करने में आसानी होगी। एक बार क्लास नंबर 20 की ओर जाते हैं, फटाक से रिवीजन कर लेंगे। ऊपर में ही है, इसी में कंबाइन था PDF। तो हम लोग 20 नंबर क्लास में हम लोग ने देखा था व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। ये आप लोग को याद करने बोला था, कई बार ये आया गया है। सभी व्यक्ति मायने रखते हैं, सभी व्यक्तियों की एक खास भूमिका होती है और हर व्यक्ति एक अंतर लाता है। कौन बोला है? जैन गुड आला। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आया वो क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, और मैंने आप लोग को सबसे पहले कल समझाया था कि बहुत सारे हमारे जो मूड्स होते हैं, इमोज होते हैं, आप लोग देख रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, कोई हंस रहा है, ठीक है, कोई रो रहा है, तो ये सारे आपके जो भिन्नताएं हैं वो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। हम लोग ने व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ समझा था, कहाँ से आया, कैसे आया है, इसके बारे में पूरे डिटेल से बात किए थे। फिर परिभाषाओं के बारे में बात किए थे, जैसे परिभाषाएं आपके छत्तीसगढ़ व्यापम लेवल पे, छत्तीसगढ़ जो CGTET में टीचर भर्ती में पूछा जाता है डायरेक्ट नाम के साथ, तो वो सारे परिभाषाओं को हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये नोट्स आप लोग ने बना लिया होगा। स्किनर का भी परिभाषा ध्यान दीजिए, इसको भी हम लोग देखा था कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी वह पहलू जिसका मापन किया जा सकता है। स्किनर क्या बोलता है? आपके व्यक्तित्व का कोई भी वो पहलू जिसको आप माप सकते हो, वही तो आपको व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है। मतलब उसको माप पाओ आप, तभी तो आप तुलना कर पाओगे दूसरे लोगों के। फिर हम लोग ने व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार पे बात किया था। 2 प्रकार के हम लोग ने इस पर देखे थे, भौतिक या शारीरिक भेद, दूसरा मनोवैज्ञानिक भेद। 2 हम लोग ने देखा था व्यक्तिगत विभिन्नता। अब इसका डिटेल से पढ़ना था, तो डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग ने देखा तो उपभेद के बारे में। बहुत सारे उपभेद मैं आपको बताया था, एक बार फिर से रिवीजन करें तो उपश्रेणियाँ क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अधिगम शैली संबंधित, जिसको कंप्लीट कर लिए, हम लोग ने देखा था कि अधिगम अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सीखता है, अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है। कोई देख के पढ़ता है, कोई बोल कर पढ़ता है, कोई सुन के पढ़ता है, कोई डांस करते हुए पढ़ता है, कोई घूमते हुए पढ़ता है। बहुत सारे अधिगम शैली संबंधित भेद होते हैं। फिर हम लोग ने देखा था अभिरुचि संबंधित भेद, फिर उपलब्धि संबंधित भेद, मनोगत की कौशल संबंधित भेद, नैतिक विकास संबंधित भेद, मूल्य संबंधित भेद, फिर बुद्धि लब्धि संबंधित भेद, अभिव्यक्ति संबंधित भेद, आत्म संप्रत्यय संबंधी भेद, शारीरिक विशेषता संबंधी भेद। कल नोट कर लिए होंगे, मैं ऐसा मान के चलो नोट्स बन गया होगा आपका। ये नहीं बनाए होंगे तो आज भी समय है, क्लासेस अपलोड है पूरा प्लेलिस्ट में, 1 से स्टार्ट कीजिए और नोट्स बना लीजिए। संवेग संबंधित भेद, रुचि संबंधित भेद, अध्ययन आदतें संबंधित भेद, व्यक्तित्व संबंधित भेद, लिंग संबंधित भेद, और आपका भाषा संबंधित भेद है, स्वभाव संबंधित भेद है, मानसिक योग्यता संबंधित भेद। तो इतने सारे हम लोग को पढ़ना था। तो इसमें जो मेन है, जो आपके 36 लेवल पे पूछे जाते हैं, उसको हम लोग कवर कर रहे थे। और मैं आपको बोला था इसमें मेन फोकस आपको करना है, जो टर्म्स हैं, जो वर्ड यूज़ हुए हैं, उसके अर्थ आपको एकदम रटाए हुए होने चाहिए, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में उन अर्थों को देखें, शब्दों को देखें, तो आपको आंसर लेने में आसानी हो। ठीक है, तो पहले क्लास में हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट किया था? अधिगम शैली संबंधित भेद को हम लोग कंप्लीट किया था। क्या होता है, इसको हम लोग ने पढ़ा था कि अधिगम शैली से अभिप्राय एक ऐसी विधि या पद्धति से है जिसे अपनाकर नवीन जो विद्यार्थी हो नवीन ज्ञान को सीखता है। तो ये है नवीन ज्ञान को सीखना या धारण करने के लिए हम लोग जिस विधि, जिस शैली का प्रयोग करते हो, अधिगम शैली का, तो ये हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। इसके लिए मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी समझाया था। देखिए, चित्र आपको दिखाई दे, कोई विजुअल के माध्यम से सीख रहा है, कोई म्यूज़िक के माध्यम से सीख रहा है, कोई वर्बल मतलब बोल के सीख रहा है, कोई गति करके सीख रहा है। ठीक है, कोई लॉजिकल मैथमेटिकल से सीख रहा है, कोई सोशल से सीख रहा है, कोई अकेले एलोन जो लाइब्रेरी में पढ़ के सीखते हैं। तो ऐसे बहुत प्रकार के अधिगम शैली होते हैं, जिसके बारे में हम लोग ने बात किया था। फिर हम लोग ने देखा था अभिरुचि संबंधित भेद। अभिरुचि क्या होता है? तो वही है, किसी कार्य को करने के लिए जो आपकी इच्छा आता है, अंदर से जो आवाज़ आता है, आंतरिक प्रेरक, ठीक है, आंतरिक प्रेरक शक्ति, उसी को बोला जाता है अभिरुचि संबंधित भेद। अभिरुचि ऐसी आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के प्रति कार्य करने के लिए व्यक्ति को अभिरुचि
करती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नोट्स भी बना लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसको हम लोग ने देखा था, इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना है आगे। उच्च योग्यता वाले बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सृजनशील बच्चे, इसमें हम लोग अंतर करना देखे थे इसके बारे में। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोग ने पढ़ा था लास्ट क्लास में अभिव्यक्ति संबंधित भेद। किसी वस्तु के प्रति एक विशिष्ट भावना को अभिव्यक्ति के नाम से आते हैं। अभिव्यक्ति मतलब याद रखेंगे नज़रिया, आप किसी भी चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, यही अभिवृत्ति का अर्थ होता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु के प्रति एक विशिष्ट भावना को ही अभिवृत्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको भी पूरा डिटेल में हम लोग पढ़े थे। अब यहीं से आगे बढ़ाना है, हमारा आज की क्लास यहीं से शुरू होता है। ठीक है, तो चैनल में आप नए होंगे, अभी तक हमारे बैच से भी नहीं जुड़े होंगे, क्लासेस पूरी निःशुल्क होती है, ध्यान रखेंगे। मेरे द्वारा जो भी क्लासेस करवाई जाती है पूरी निःशुल्क आपको कराई जाती है। जो हमारा CGPS हैंडरिटन नोट्स टीम है उसके द्वारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता है, जिसका टाइपिंग का जो शुल्क है वही आपसे लिया जाता है। तो देख लीजिएगा, नंबर नोट कर लीजिए एक बार, जिन लोग भी अभी तक प्रैक्टिस से नहीं जुड़े, क्योंकि आप जितना भी थ्योरी पढ़ें, जब तक उसके 36 लेवल पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसकी प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। आप फिर सिलेक्शन से कई कदम पीछे हैं। ठीक है, लगभग अभी 1100-1200 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी बैच मिला के, तो आप इनसे तो पीछे रहेंगे ही जो प्रैक्टिस करें। तो इसलिए तत्काल प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जो इतने भी क्वेश्चन है नवीन क्वेश्चन वो आपका प्रैक्टिस हो जाए, आपका दिमाग भी शार्प हो जाए कि आंसर कैसे लेना है। नंबर नोट करेंगे 75, 83, 86, 44, 61। चलिए अब उसी का आगे क्लास को बढ़ाते हैं। आज पार्ट नंबर 2 है। तो आज हम लोग देखेंगे महत्वाकांक्षा स्तर संबंधित भेद। हम लोग बहुत सारे भेद पढ़ रहे हैं ना, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के भेद पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिएगा, दिखाई दे रहा है। तो आज हम लोग का पहला रहेगा महत्वाकांक्षा स्तर संबंधी भेद। अब देखिए, सबसे पहले आपको तो सब मैं बोला था ना, इसमें आपको मेन फोकस करना है जो शब्द है उसका अर्थ आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या है, महत्वाकांक्षा स्तर। अब ये क्या होता है, ये जो सबसे पहले समझना पड़ेगा। इस भेद को जानने के लिए सर्वप्रथम महत्वाकांक्षा स्तर को जानना जरूरी है। महत्वाकांक्षा स्तर क्या होता है समझिएगा। महत्वाकांक्षा व्यक्ति के किसी चीज़ को करने की चाह या इच्छा, मतलब आपको कोई भी काम करना है तो आपकी जो चाह होगी, इच्छा होगी, वही महत्वाकांक्षा बोलते हैं ना। आदमी को महत्वाकांक्षा रखना चाहिए थोड़ा किसी भी काम के प्रति, मतलब उसको किसी भी चीज़ को, किसी काम को करने की चाह या इच्छा, वही चाह और इच्छा को ही महत्वाकांक्षा स्तर। कोई व्यक्ति रहता है जो किसी काम करने के लिए एकदम उत्साहित रहता है, फटाफट करने लगता है, कोई मन नहीं करता, अरे बाद में करेंगे करके टाल देता है। तो यही दोनों में अंतर हो गया, तो यही वो अंतरों को हम लोग को पढ़ना है। अगर हम अध्ययन अध्यापन की बात करें तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में हमारी कक्षा या विद्यालय का चित्र उभरता है। अब हम लोग वही अध्ययन अध्यापन की याद करते हैं तो आपको विद्यालय दिख रहा होगा, या भावी में अगर आप टीचर बनने वाले हैं तो आप D.Ed B.Ed किए होंगे, जहाँ गए होंगे पढ़ाने वो दिख रहा होगा, या आपको अपनी स्वयं की स्कूल दिखाई दे रहा होगा जब आप पढ़ते थे। अब हम अपनी इस कक्षा पर ध्यान केंद्रित करें तो हम पाएंगे कि हमारी कक्षा में कई छात्र हैं जो हमेशा एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं और सर्वाधिक अंक पाने की कोशिश करते हैं। वहीं कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ औसत अंक पा लेने की इच्छा रखते हैं कि बस पास हो जाए, हमको क्या है करके। ऐसे वाले बच्चे भी आपको मिलेंगे या मिलते होंगे। अगर आप सहायक शिक्षक होंगे, अभी शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कभी कभी हम ऐसे छात्रों से 2-4 होना पड़ता है, मतलब वही है, बात बात में वो हो जाता है कि आप उनको समझा नहीं पाते, जिन्हें कितने भी अंक आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शांत बैठे रहते हैं, पेपर में बैठ गए, हो गया, पास हुए नहीं हुए कोई मतलब नहीं। ठीक है, उक्त उदाहरण विद्यार्थियों के विभिन्न महत्वाकांक्षी स्तर के एक सरल रूप को दर्शाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि विद्यार्थियों को जीवन में सफलता व खुशी के लिए किस प्रकार की महत्वाकांक्षा स्तर को बढ़ावा दिया जाए। अब देखिए, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जान रहे हैं, ताकि हम अपने क्लास में जब जाएंगे तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि अलग अलग व्यक्तियों में जो छात्र रहेंगे उनमें महत्वाकांक्षी स्तर किस लेवल का है। जिस लेवल का है उसको नीचे लेवल का है तो उसको आगे उठाना है, तो क्या क्या करना है इसी पर हम लोग बात करें। इसीलिए आपके सिलेबस में इसको रखा गया है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, नए नए क्वेश्चन जो कूट वाले हैं सब इससे बनेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम लोग सोचेंगे कि विद्यार्थियों को जीवन में सफलता और खुशी के लिए किस प्रकार की महत्वाकांक्षी स्तर को बढ़ावा दिया। तो इसका उत्तर यही हो सकता है कि हमें अपने महत्वाकांक्षी स्तर को अपनी क्षमता, काबिलियत, योग्यता, परिस्थितियों के हिसाब से तय करना चाहिए। ये नहीं कि अब आप इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिए, अब वनांचल के बच्चे हैं, अब वो कहाँ से उस स्तर के महत्वाकांक्षा रख पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना, उनको इस लेवल पर उनको ले जाना है कि उनकी क्षमता, काबिलियत, योग्यता, परिस्थितियों के हिसाब से तय करना है। हमें अपनी योग्यता से अधिक व योग्यता से कम महत्वाकांक्षी स्तर नहीं रखना है। अपना जो लेवल है, लेवल को बना के चलना है। ठीक है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना
व बिल्कुल भी महत्वाकांक्षी न रखना, दोनों ही स्थितियां व्यक्तियों को मनवांछित सफलता व प्रसन्नता प्रदान नहीं करती। हम कुछ ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं, अब देखते हैं कि बच्चा उस उम्मीद तक खरा नहीं उतर पाता, तो फिर खुशी नहीं मिल पाती। ठीक है, और हम लोग बहुत सारे कई बच्चों को कम लेवल के करके छोड़ देते हैं, अब वो अच्छा काम कर देता है तब भी खुशी नहीं मिल पाती, वो लगता है कि अरे यार हम इसको कम समझ रहे, ज़्यादा नहीं कर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ घाटे की बात है। आपको लेवल देखना है कि जो लेवल है उस लेवल पे आप प्रयास कीजिए। अतः महत्वाकांक्षा स्तर की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में सामंजस्य बिठाकर चलना ही हितकारी है। महत्वाकांक्षी स्तर के आधार पर विद्यार्थियों में बहुत असमानताएं देखने को मिलती है। ऊपर दिया गया उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है कि एक शिक्षक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने विद्यार्थियों को महत्वाकांक्षा व उसके स्तर को उसकी प्रतिभा के अनुकूल बनाएं। ठीक है, बनाने में सहायता करें। तो बस यही चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। मेन आपको मैं बोला था पूरा कहानी के पीछे केवल आपको इतना बस याद रखना है इसमें कि महत्वाकांक्षी स्तर होता क्या है, दिमाग में बैठा लीजिए। कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग क्लिक कर ले, अच्छा महत्वाकांक्षी स्तर मतलब बच्चे के किसी कार्य करने की इच्छा। ठीक है, तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा। कहीं भी आप ये शब्द देखेंगे महत्वाकांक्षी स्तर तो आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा जो बच्चा का जो कार्य करने की इच्छा थी, कोई बच्चा जल्दी जल्दी काम करने के लिए इच्छा शक्ति दिखाता है, कोई बच्चा बैठे ही रहता है, मेरे को कितना भी नंबर मिल जाए मेरे को मतलब नहीं, और कोई बच्चा जो होशियार रहता है बार बार प्रयास करता है कि क्लास में फर्स्ट आ जाए। तो यही चीज़ें हैं, यही कहानी आपके दिमाग में आ जाएगा जैसे आप ये शब्द देखेंगे महत्वाकांक्षा स्तर संबंधित भेद। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े, अगला देखते हैं मूल्य संबंधित भेद क्या होता है। अब मूल्य मतलब जानते हो, ये मूल्य शब्द आप लोग समाज में ज़्यादा देखते हो, बोलते हैं हमारे समाज के कोई मूल्य है, जो नियम कानून। मूल्य मतलब नियम कानून, जो मानक तय कर देते हैं हम लोग, इन नियम और शर्तों पे आपको चलना है, समाज में रहना है, समाज में इज्जत पाना है, समाज के अनुसार चलना है, तो आपको जो समाज के द्वारा जो मूल्य निर्धारित किए हैं उनको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसका क्यों स्कूल में पढ़ना पड़ेगा, क्यों आपके सिलेबस में रखा है, इससे क्या सीख मिलता है, चलिए देख लेते समझते हैं। चलिए देखेंगे इसको। सार्वभौमिक तौर पर मान्य मानकों को ही हम मूल्य का नाम दे सकते हैं। मैं वही बताया, मान्य मतलब जो समाज एक्सेप्ट करता है, जो आप जहाँ रहते हैं वो जो नियम बनाए, जैसे चोरी नहीं करना है, बड़ों का आदर करना है, ऐसे बहुत सारे नियम हैं, कुछ अच्छे नियम हैं, कुछ बुरे नियम हैं। तो जो नियमों को मानता है, जो नियम बनाएगा वही मूल्य का कहा जाता है। ठीक है, तो सार्वभौमिक तौर पर अगर हम लोग देखते हैं तो मान्य मानकों को ही हम मूल्य का नाम दे सकते हैं। मूल्य हमारे सामाजिक जीवन का आधार होता है, यह हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान भी कराते हैं। मूल्य हमें नैतिकता, ईमानदारी, उचित अनुचित, सही गलत में भेद करने में सहायता प्रदान करते हैं। हम सब भारत देश में रहते हैं और हमारा देश संस्कारों और मूल्यों की पैरवी शुरू से ही करता है। प्रत्येक देशवासियों के मूल्य में अंतर हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे पश्चिमी देशों के मूल्य कुछ भिन्न होते हैं और हमारे देश में मूल्य के अलग अलग रूप व प्रकार होते हैं। पश्चिमी देश मतलब आपको अंग्रेज मान लीजिए, उन लोग जैसे उन लोग क्या मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता। अभी अब मनाया जा रहा है वो अलग चीज़ है, लेकिन वहीं से आया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे त्यौहार आप लोग देखेंगे जो पश्चिमी देशों के से आया हुआ है, वहाँ मनाते थे, उसको देखा जैसे न्यू ईयर। अब हमारा जो हैप्पी न्यू ईयर मनाता है 1 जनवरी को, वो पश्चिमी देशों की है, उनकी संस्कृति है। हमारे यहाँ तो आपका चैत्र नवरात्रि में होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यही अंतर रहता है अलग अलग देश में जो उनके मूल्य हैं। हमारे देश में मूल्यों के रूप व प्रकार अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते जाते हैं। मूल्य हमारे दैनिक जीवन में भी शामिल है। यदि हम कहें कि हमारे दिन की शुरुआत हमारे मूल्यों से होती है तो गलत नहीं होगा। जैसे सुबह उठते ही हम धरती माता को प्रणाम करते हैं, सूर्यदेव को प्रणाम कर उन पर जल चढ़ाते हैं, झूठ ना बोलना, यह सब हमारे मूल्य ही तो हैं। देखा जाता है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग अलग मूल्य लिए हुए हैं, अतः मूल्यों के आधार पर भी व्यक्तियों में अंतर पाई जाती है और इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। एक मूल्यवान व्यक्ति भीड़ में भी अलग पहचान बनाया जा सकता है या पहचाना जा सकता है। अब भीड़ में भी एक मूल्यवान व्यक्ति को अलग से पहचान सकते हैं। इस कारण जब हम व्यक्ति की विभिन्नता की बात करते हैं तो मूल्यों के आधार पर भी व्यक्तियों में जो भिन्नता पाई जाती है उसकी चर्चा करना जरूरी है। और देखे होंगे आपके बच्चे स्कूल में जाएंगे तो कई बच्चे एकदम संस्कारी होते हैं, जो एकदम तेल वेल लगा के कंघी उंगी करके टीका वीका लगा के पूजा पाठ करके आता है, कभी झूठ नहीं बोलता, एकदम सज्जन व्यक्ति जैसे रहता है, तो उसके मूल्य अलग हो गए। ठीक है, अब एक बच्चा आता है जो है कंघी उंगी नहीं करता, ऐसे जो पाता फटा जैसे गंदा कपड़ा पहन के आ जाता है, जैसा रहता है वैसा रहता है, तो ये दोनों उनके मूल्यों में है। ठीक है, ये मूल्य के आधार पर व्यक्ति विभिन्नता में आएगा ना।
एक भावी शिक्षक होने, आप देखिए क्यों रखा गया इसको, एक भावी शिक्षक होने के नाते हमें चाहिए कि हम अपने विद्यार्थियों में व्याप्त अच्छे मूल्यों को और उभारें और बाकी के छात्रों को भी मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा प्रदान करें। बस इसी 2 लाइन के लिए आपको ये आपके सिलेबस में रखा गया है। अब आप यहाँ पढ़ लिए, मूल्य का पे भी अंतर पाया जाता है। आप जब क्लास में जाएंगे आप देखेंगे कोई बच्चा अच्छा आदर सम्मान कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, एकदम अच्छे से आ रहा है, उसके मूल्य अच्छे अच्छे हैं, उसके नियम झूठ नहीं बोलता, तो आप उस चीज़ को और उसको प्रोत्साहित करेंगे। और जो बच्चा जिनका मूल्य थोड़ा नीचे लेवल का, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि आप इनको देखिए, इसके अनुसार आप भी ऐसा ऐसा सीखिए करके उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनके मूल्यों को और आत्मसात करने के लिए प्रेरणा देंगे जो अच्छे मूल्य हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपके सिलेबस में इसको रखा गया है और आप अभी पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो आप जब तक कोई आदमी इसको समझाएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आते ये चीज़ें। और हम लोग ये चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं और यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, नए नए टर्म्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हमको लगता है कि नया क्वेश्चन आ रहा है तो बन नहीं पा रहा है। तो नया क्वेश्चन कुछ नहीं आता है, आप जहाँ पढ़ रहे हैं, आप जिस बुक में पढ़ रहे हैं वहाँ क्या कहा जाता है, कंजूसी किया जाता है थ्योरी पढ़ाने में। ठीक है, दबा के थ्योरी पढ़िए, नोट्स बनाइए, मेहनत कीजिए और क्वेश्चन व्यक्ति दबा के कीजिए, नए क्वेश्चन कीजिए ना। बस बुक के भरोसे मत लीजिए, मार्केट में जो बुक मिलता है आप उसी के भरोसे रहते हैं, उसी को क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो वो पुराने आए हुए रहते हैं 10-15 साल के, जिसको आपको दे दिया जाता है छपा छपाए पका पकाए। अब आप लोग उसी प्रैक्टिस करके जाते हैं तो कहाँ बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोगतिकी कौशल संबंधित भेद। अब एक नया भेद है जो आपको बच्चों में दिखाई देगा, तो चलिए इसका भी अर्थ समझते हैं। मनोगतिकी कौशल क्या होता है? तो मनोगतिकी या मनोगामिक कौशल संज्ञानात्मक व पेशी क्रिया का संयुक्त रूप होता है। समझेंगे इसको तो समझ में आएगा, आराम से पढ़ते हैं, समझिए। पेशी क्रिया मतलब वही हाथ से जो कुछ करते हैं, ठीक है, खिंचाव होता है जो हमारे मांसपेशियों में। इस कौशल के द्वारा मनुष्य किसी कार्य को सरलता या सहजता से कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों में जिनमें मनोगतिकी कौशल देखने को मिलते हैं उनमें सृजनात्मक क्षमता एवं नवाचार के विचार उभर कर आते रहते हैं। मनोगतिकी कौशल से युक्त व्यक्तियों में किसी भी समस्या को नए तरीके से सुलझाने की एक कला होती है जो उन्हें अन्य व्यक्तियों से अलग करती है। चूँकि शारीरिक बनावट के आधार पर मनुष्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसीलिए उनमें अलग अलग मनोगतिकी कौशल पाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। जो हम लोग कुछ सृजनात्मक क्षमता वाले जो काम करते हैं, ठीक है, उसी को ही मनोगतिकी कौशल के अंतर्गत आता है। जब मनुष्य, इसमें भी आपको भिन्न देखने को मिलेगा। जो कई बच्चों के जो हाथ है उसमें ज़्यादा पकड़ होता है, मजबूती रहता है, वो जल्दी जल्दी कुछ काम को करते हैं। कई बच्चे किसी चीज़ को पकड़ने में भी आलस दिखाते हैं। शारीरिक बनावट के आधार पर भी भिन्न होते हैं। तो यही है, शारीरिक बनावट के आधार पर ये आता है जो पेशी क्रियाएँ हैं। ठीक है, जैसे फुटबॉल कोई खेलता है, कोई एकदम तंदुरुस्ती के साथ फुटबॉल खेल रहा है, कोई आराम से खेल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं मनोगतिकी कौशल के अंतर्गत। बस ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। स्वभाव संबंधित भेद। अब अलग अलग बच्चों का अलग अलग स्वभाव होता है। कोई चिड़चिड़ा स्वभाव का रहता है, कोई शांत स्वभाव का, कोई बहुत हंसते रहता है, कोई बहुत बात करते रहता है। ऐसे बहुत सारे आपको बच्चे मिलेंगे जिसमें आपको भेद करना है। तो भेद का अगला प्रकार है स्वभाव संबंधित भेद। इतने सारे भेद आपको मैं करा रहा हूँ, कहीं भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। और यही सब चीज़ें आपको एकदम ध्यान लेके चलना है इस बार। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, थोड़ा भी आपको मिस नहीं करना है। जहाँ से भी मिल रहा है उठा लीजिए ज्ञान को। चलिए समझते हैं स्वभाव संबंधित भेद को। व्यक्ति विभिन्नता का एक प्रकार स्वभावगत विभिन्नता भी है। कुछ व्यक्ति उग्र और उदंड होते हैं और कुछ व्यक्ति विनम्र और सुशील होते हैं। बालकों और बालिकाओं के स्वभाव में भी अंतर देखने को आपको मिलता है, लेकिन हमको भेद नहीं करना है ना, बालक बालिकाओं में भेद नहीं करना है, उनके स्वभाव में जो अंतर है उस अंतर में भेद करना है। अतः एक शिक्षक को अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों के स्वभाव पर भी नज़र रखनी चाहिए। जहाँ भी संभव हो उसे अपने विद्यार्थियों के स्वभाव में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। मतलब यही है कि आपको स्वभाव को देखना है, हर बच्चों का एनालिसिस करना है। जिसका स्वभाव अच्छा हो बहुत अच्छा बात है, जिसका कम हो उसको उससे प्रेरित करवा के उनका स्वभाव चेंज करना है, यही बोल रहा है बस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान रखेंगे, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ। अभी तक हमारे जो प्रैक्टिस बेस से आप नहीं जुड़े, तत्काल मैसेज कीजिएगा। चाहे आप CG टेट की तैयारी करो, चाहे शिक्षक भर्ती, चाहे सहायक शिक्षक, किसी की भी तैयारी करो, ठीक है, आप तत्काल इसमें मैसेज कीजिएगा। 75 83 86 44 61। लाखों रुपए आप खर्चा किए हैं DED करने में, तो थोड़ा सा टाइपिंग शुल्क मत देखिए। हमको भी रिजल्ट चाहिए, केवल रिजल्ट चाहिए। मेहनत कीजिए, थ्योरी दबा पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और चैन लीजिएगा। चलिए अगला देखें, व्यक्तित्व संबंधित भेद। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
सबसे मेन है शिक्षक का व्यक्तित्व। आपका शिक्षक का व्यक्तित्व सबसे बेस्ट होना चाहिए ताकि बच्चे भी उसको उदाहरण के रूप में ले। तो चलिए समझते हैं हमको व्यक्तित्व संबंधित भेद क्या होता है। देखेंगे व्यक्तित्व विभिन्नता का जो ज्ञान प्राप्त करने हेतु व्यक्तित्व संबंधित विभिन्नता का ज्ञान प्राप्त करना भी अत्यंत आवश्यक है। देखा गया है कि कुछ व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं तो कुछ व्यक्ति बहिर्मुखी। अब अंतर्मुखी या बहिर्मुखी क्या होता है इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में, बहुत सारे चैप्टरों में आपको इसको समझना पड़ेगा। हम लोग अभी बुद्धि का बहिकारक सिद्धांत भी पढ़ेंगे तो अभी ये उसमें यूज़ होगा। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का अर्थ आपको पता है? नहीं पता तो एक बार अच्छे से सुन लीजिए। देखिए अंतर्मुखी व्यक्ति क्या होता है? जो अधिक बोलना पसंद नहीं करता, जो चुपचाप रहेगा, शांत रहेगा, आप कुछ बोलो ध्यान से सुन लेगा, जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलेगा, बाकी एक्स्ट्रा उसको मतलब नहीं रहता, एकदम शांत स्वभाव के, सरल सुशील टाइप का बैठे रहता है, वही अंतर्मुखी व्यक्ति कहलाता है। और बहिर्मुखी क्या होता है? जो दूसरे से मिलना जुलना, अधिक बातें करना, ठीक है, बिना बात के ज़्यादा एक्स्ट्रा बोलना, या ज़रूरी नहीं है बिना बात के बोले, चाहे काम के लिए बोले, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब आपको दिखेगा कि वो एकदम एक्टिव है, तो वो बहिर्मुखी व्यक्ति के अंतर्गत आता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर्मुखी क्या व्यक्ति किसको बोलते हैं, बहिर्मुखी व्यक्ति किसको बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आपके आसपास होंगे, उस हिसाब से आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। चलिए, एक शिक्षक या का जो एक शिक्षक होता है उसका यह प्रयास होना चाहिए कि वो अपने अंतर्मुखी विद्यार्थियों को भी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने के लिए मदद प्रदान करे। मतलब आप देखेंगे आपके विद्यालय में, आपके कक्षा में ऐसे बच्चे होंगे जो बोलते नहीं, एकदम शांत बैठे रहते हैं, तो जो शिक्षक है उसको यह प्रयास करना चाहिए कि उन बच्चों को अंतर्मुखी से बहिर्मुखी को ले जाए, वो अपने मन के विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर पाए। कोई क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे हैं या कोई अधिकारी आ रहे हैं तो आप उनका जो अंदर के विचार वो निकल पाए। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। परंतु यह तभी संभव है जब वह अपने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व की पहचान कर पाने में सक्षम। अब उसको पता ही नहीं रहेगा कि अंतर्मुखी क्या होता है, बहिर्मुखी क्या होता है, तो कहाँ से विभेद कर पाएगा? जब तक आपको आपको इस बाल विकास का गहन अध्ययन आप नहीं करेंगे, आप एक एक चीज़ें आपको दिखने को मिलेगा वहाँ। व्यक्तित्व संबंधित भेद, अब इसको आप पढ़े ही नहीं रहेंगे, आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, तो आप वहाँ ध्यान ही नहीं देंगे। यही सब चीज़ें, उद्देश्यों को देखिए, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में रखा गया है, तो अच्छे से पढ़िए, आपके सेवा में आने के बाद भी ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगे। अतः इसके लिए एक शिक्षक को व्यक्तित्व से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तित्व की जानकारी के अभाव में एक शिक्षक चाहकर भी अपने विद्यार्थियों को सही व पूर्ण रूप से सहायता नहीं कर सकता। इसीलिए व्यक्तित्व संबंधी भेद को ज्ञात करना व उसके अनुसार अपने विद्यार्थियों में परिवर्तन लाने की कोशिश करना भी व्यक्तिगत विभिन्नता का महत्वपूर्ण पहलू है। इसीलिए ये सारी चीज़ों को मैं बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। ये ना केवल आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट, बल्कि आपको चयन होने के बाद आपको जो अपने कर्तव्य निर्वाह वहाँ करना पड़ेगा एक शिक्षक होने नाते, वहाँ पे बहुत जरूरी ये चीज़ें होगी आपको। ठीक है, चलिएगा लास्ट देखते हैं, बुद्धि लब्धि का संबंधित भेद भी देख लेते हैं। बुद्धि लब्धि जिसको हम लोग IQ बोलते हैं। ठीक है, IQ शिक्षा जगत में जो शिक्षण जगत में एक बहुत ही प्रचलित संप्रति, आप बहुत सुने होंगे, इसका IQ लेवल कम है, इसकी बुद्धि लब्धि कम है, ये मंद बुद्धि है, सारी चीज़ें आप सुनने को मिलता है। प्राय शिक्षण जगत में हम विद्यार्थियों को बुद्धि लब्धि के आधार पर ही विभिन्न समूहों में विभाजित करते हैं। हम यही कहते हैं ना, ये गधा बच्चा है, ये होशियार बच्चा है, ये नहीं जानता, ये पढ़ने नहीं जानता, ये लिखने नहीं जानता, उसके बुद्धि के आधार पर ही हम लोग यूज़ करते हैं, बाकी सारी चीज़ें धुंधला हो जाता है। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का प्रयोग किसने किया था? तो विलियम स्टन्स के द्वारा प्रयोग किया गया था। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये पूछा जाएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट, हज़ारों बार पूछा गया है, एकदम मान के चलो CG10 में तो हज़ारों बार पूछा गया है। इसको याद रखेंगे, जब से पेपर हो रहा है तब से आता ही है 1-2 साल में। विलियम्स स्टन, ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें, प्रयोग किसने किया? तो विलियम स्टन के द्वारा किया गया था। उन्होंने ही व्यक्ति के मानसिक विकास को मापने के लिए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु का अनुपात बनाया था। ये चीज़ याद रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन पूछता है। ऊपर में क्या रहेगा? मानसिक आयु, नीचे में रहेगा वास्तविक आयु। इससे जो निकालते हैं हम लोग ना, आगे हम लोग आपको समझाएंगे क्वेश्चन के थ्रू, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो सूत्र रहता है IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100। ठीक है, तो ये किसने बनाया है? तो ये आप लोग विलियम स्टन। तभी से शैक्षिक जगत में विद्यार्थियों की योग्यता वह यह जानने के लिए कि वह अकादमिकी कार्यों में कितना दक्ष है या नहीं, बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग होने लगा। विभिन्न बुद्धि लब्धि स्कोर आंकड़ों के आधार पर टर्मन द्वारा, एक नया नाम आ रहा है टर्मन, इसी में हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं।
कि बुद्धि लब्धि का जो सिद्धांत हो किसने दिया करके बहुत सारे ये क्वेश्चन में हम लोग गलती करते हैं। इसको हम लोग क्वेश्चन में आपको और प्रैक्टिस के आगे परफेक्ट कर देंगे, ठीक है। कि स्टन कहाँ पे आएगा, टर्मन कहाँ पे आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको डाउटफुल रहता है कि टर्मन आएगा कि स्टन आएगा, ठीक है। चलिए इसको आगे कवर करेंगे हम लोग। और तो देखेंगे विभिन्न बुद्धि लब्धि स्कोर आंकड़े के आधार पर टर्मन द्वारा एक विवरण भी दिया गया है जिसका प्रयोग हम बुद्धि लब्धि परीक्षणों के परिणाम विवेचना में करते हैं। बुद्धि लब्धि के आधार पर कक्षा के विद्यार्थियों में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब यह भेद जान लेने के पश्चात हम शिक्षकों को चाहिए कि हम अपनी कक्षा में उपलब्ध विभिन्न बुद्धि लब्धि वाले विद्यार्थियों की तुलना ना करें। ध्यान रखेंगे आपको तुलना नहीं करना है IQ लेवल से। हमें सतत प्रयास करना चाहिए कि हम निम्न बुद्धि वाले विद्यार्थियों को एक औसत दर्जे या उससे ऊपर की श्रेणी में लाएं ताकि विद्यार्थी अधिगम अनुभवों से लाभान्वित हो सके, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। टर्मन और स्टर्न वाला मैं क्वेश्चनों के माध्यम से आपको जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सबको करवा दूंगा। बात जब बुद्धि लब्धि की हो रही है तो हम यहाँ पे वर्तमान समय में प्रचलित बुद्धि के एक सिद्धांत की भी चर्चा करना चाहेंगे जो कि विद्यार्थियों की योग्यता में भिन्नता की पैरवी करता है और विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अनुसार अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने प्रेरित करता है, जो कि बहुत बड़ा है। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि इसमें आपको कितना सारा पढ़ना है। बहुबुद्धि का सिद्धांत है, आप पढ़ के आइए एक बार, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा ये टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे मैं अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी आधा घंटा ज़्यादा होगा, आप लोग थक भी गए होंगे, नोट्स भी आपको बनाना है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुबुद्धि का सिद्धांत ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया 1983 में। इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जो 8 प्रकार के हैं उन सभी बुद्धि के बारे में हम लोग भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, दैहिक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, अंतर्व्यक्ति बुद्धि, अंतर्व्यक्तित्व और प्राकृतिक, इन 8 के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे हम लोग ताकि जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको कल कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास को यहीं रखेंगे और ध्यान रखेंगे जिन लोग भी, मैं भी बोल रहा हूँ, जिन लोग भी यूट्यूब में आज पहली बार देख रहे हैं, पहले सबसे पहले आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी क्लास हो वो आपको मिल जाए। आप देखेंगे कि यूट्यूब में ऐसा गहन अध्ययन पूरे डिटेल से थ्योरी वाले कोई भी क्लास, वो भी आपके सिलेबस का, बहुत सारे क्लासेस आपको मिलेंगे लेकिन कुछ कुछ टॉपिक के डाल देते हैं, बाकी को पैड कोर्स करके भेजते हैं। तो हमारा ऐसा काम नहीं है, पूरी निःशुल्क आपको क्लास में करा रहा हूँ, कंटिन्यू सिलेबस के अनुसार आपको क्लास करा रहा हूँ। जो आपके छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और CGTET के लिए इंपॉर्टेंट वही टॉपिक को मैं आपको करवा रहा हूँ, पूरा करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको 4-5 क्लासेस दे दिए बाकी पैड कोर्स है करके बेच रहे हैं, ऐसा वाला कोई काम नहीं है। पूरा क्लासेस निःशुल्क है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको बैच से जुड़ना है। बैच का नाम आपको व्हाट्सएप में एक बार फिर से बता देता हूँ, मैसेज करके जुड़ जाइएगा। 75 83 86 44 61, ठीक है। नाम मात्र की इसमें फीस लिया जाता है, टाइपिंग शुल्क है, उसको देके आप जुड़ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। टाइपिंग कर डेली आपका जो टाइम टेबल शेड्यूल के अनुसार है, जितने बार सिलेबस होगा उतने बार कराते हैं। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक के लिए 1 टाइम बस आपको फीस देना रहता है, बाकी कुछ नहीं लेते, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक ऑल द बेस्ट। 1-2 एपिसोड और हैं और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, ध्यान रखेंगे, और बाकी सब्जेक्ट भी मैं कराऊंगा, तो परेशान नहीं होना है। बाल विकास को अच्छे से कर लो क्योंकि 30 में 30 का टारगेट रखना है इस बार, ठीक है। चलिए शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सअप स्टेटस में।